ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं कैट मॉडलिंग। हमने तो बस बिल्ली सुनी है। बिल्लियां भी मॉडलिंग कर रही हैं। तो उन पे काम करने के बाद जैसे वो मशीन खराब हो जाती थी, कभी कुछ भी खराब हुआ तो पापा का ये होता था कि ठीक है मैकेनिक आके खराब सही तो कर लेगा, लेकिन तुम उसके पार्ट तो खोल के तो रख ही लो। इतना था कि अगर मैं आईआईटी क्लियर भी कर लेता हूँ तो आईआईटी की फीस भरने के भी पैसे नहीं थे। मतलब गांव से दिल्ली तक का सफर, और बीच हाँ, में अलीगढ़। ऐसे कैफे वाले से फॉर्म निकलवा के लाया था, बट भरा तो उन्होंने ही था प्रॉपर। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और उन्होंने मेरा फॉर्म भरा, मैंने अपने फ्रेंड का फॉर्म भरा। जैसे अच्छा, ये जो मेरा ये तो जो आपका ये जो आपका स्कूल था, ये यूपी बोर्ड था या इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं आप? नहीं नहीं, मेरी सारी स्कूलिंग जो हुई है वो यूपी बोर्ड से हुई है, हिंदी मीडियम से। तो हमको ये बताइए कि जनपैक्ट में जो ऑफिस का एनवायरनमेंट है वो असल में कैसा है, क्योंकि हम नहीं जानते कि अंदर ऑफिस में क्या होता है। हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हमारे साथ हैं विशाल गुप्ता। विशाल गुप्ता एक बिजनेस एनालिस्ट हैं जो कि काम करते हैं जनपैक्ट में। थैंक यू विशाल फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस चैनल, और आपके टाइम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और अभी कहाँ रहते थैंक यू निजाम भाई फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस सेशन। एंड स्टार्ट करते हैं। मैं बेसिकली मैं अभी फिलहाल मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, और जो जो मेरा होम टाउन है वो है गोंडा डिस्ट्रिक्ट में, गौरा विधानसभा में, जो कि अयोध्या के काफी नजदीक है। मैं वहाँ से मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और जो मेरी स्कूलिंग हुई है वो सरस्वती शिशु मंदिर में। उसके बाद जो जूनियर हाई स्कूल हुआ है वो है दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज में। उसके बाद जो मेरा ग्रेजुएशन हुआ है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ है, जहाँ से मैंने बीएससी ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स में किया है। उसके बाद जो मेरा मास्टर्स मैंने जो किया है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। उन उसमें मास्टर्स ऑफिसर रिसर्च में मैंने मास्टर्स किया है। हैं? जो दिल्ली में आपने ये डीयू से मास्टर्स करने का सोचा, आपने एएमयू से क्यों नहीं किया? एएमयू से आप बीएससी कर रहे थे तो वहां पर भी आप कर सकते थे। हाँ जी, बिल्कुल। मैं अपनी बीएससी के बाद मैं एमएससी अलीगढ़ से भी कर सकता था, बट मुझे लगा कि जो है मुझे अगर मैं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मैं ऑलरेडी अपना यूजी कंप्लीट कर चुका हूँ, तो मुझे न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए, न्यू एनवायरनमेंट के लिए और अपने आप को एक चैलेंज देने के लिए, ताकि अपने आप को एक कंफर्ट जोन, आप एक 2-3 साल आप कहीं एक प्लेस पे रह जाते हो तो आपका एक कंफर्ट जोन क्रिएट हो जाता है। सो मैं उस हम्म। कंफर्ट जोन से निकलना चाहता था कि ताकि मैं अपने आप को ग्रूम कर सकूं, अपने आप को एक बेहतर कर सकूं। फिलहाल आप बिजनेस एनालिस्ट हैं जनपैक्ट में। इससे पहले भी आपने कोई जॉब करी है? हाँ जी, इससे इसके पहले जो मेरा करियर स्टार्ट हुआ है वो जब मैंने एमएससी मेरा कंप्लीट हो गया, तो मेरी जो फर्स्ट प्लेसमेंट हुई और जो मैं फर्स्ट कंपनी थी वो थी डब्ल्यूएनएस ग्लोबल सर्विसेज, जिसमें मैं एज ए एसोसिएट ज्वाइन हुआ इन कैट मॉडलिंग। ओके, सो मेरी ओके। जो करियर की स्टार्टिंग है वो मैंने स्टार्टिंग के करियर के 3.5 साल मैंने उस कंपनी को दिए, जिसमें मैंने इंश्योरेंस के बारे में और कैट मॉडलिंग फील्ड के बारे में काफी कुछ सीखने को मुझे मिला। उसके बाद मैंने मूव किया जनपैक्ट में। यहाँ पे जो मेरी प्रोफाइल है वो है बिजनेस एनालिस्ट इन एनालिटिक्स डिपार्टमेंट, जो कि कैट मॉडलिंग का ही उसके अंदर एक कैट मॉडलिंग एक फील्ड है, उसके अंदर मैं हूँ। अच्छा, तो ये एक कैट मॉडलिंग एग्जैक्टली क्या होती है? मतलब ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं कैट मॉडलिंग। हमने तो बस बिल्ली सुनी है। बिल्लियां भी मॉडलिंग कर रही हैं। बेसिकली ये शॉर्ट फॉर्म है कैटेस्ट्रॉफिक मॉडलिंग का। अच्छा, अच्छा। इसमें बेसिकली हम जो मॉडल करते हैं वो ये होता है कि इंश्योरेंस में क्या होता है कि कई सारी कैटेस्ट्रॉफी होती हैं। जैसे लाइक फोर तो नेचुरल है और जिसमें टू मैन मेड है। लाइक फोर में अगर मैं कंसिडर करूं तो फर्स्ट आता है अर्थक्वेक, जो कि ये एक इवेंट है कि मतलब कभी कोई अर्थक्वेक आता है तो बिल्डिंग्स जो होते हैं वो उसका स्ट्रक्चर गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। दूसरा आता है फ्लड, जब भी बाढ़ आएगी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाएगा। हम्म। उसके बाद आता है तीसरा हो गया विंड स्टॉर्म।
विंड स्टॉर्म से भी जो है जब भी कोई स्टॉर्म आएगा या कुछ भी होगा तो वो बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाएगा। चौथी है जो कैटास्ट्रॉफी है वो है टॉर्नेडो। टॉर्नेडो एक काइंड ऑफ विंड स्टॉर्म होता है, बट उसका सिनेरियो अलग होता है और लाइक उसमें बहुत सारे होते हैं। तो टॉर्नेडो से भी जो है बिल्डिंग को काफी नुकसान पहुंचता है। इसके बाद दो मैन मेड डिजास्टर होते हैं, जो कि होता है एक होता है फायर, जिसकी वजह से बिल्डिंग को नुकसान पहुंच सकता है। और और छठा जो होता है वो होता है टेररिज्म। टेररिज्म से भी जो है बिल्डिंग को नुकसान पहुंच सकता है। तो ये 6 मेन पेरिल्स होते हैं जिन पे बेसिकली जो है हमारा जो वर्क होता है, इन पेरिल्स के बेसिस पे हमें ये निकाल के देना होता है कि हाँ, एज ए रिस्क मॉडलर या कैट मॉडलिंग फील्ड में हम जो है ये कैलकुलेट करते हैं कि इस पर्टिकुलर बिल्डिंग पे अगर हमारे पास भूकंप, बाढ़, आग या टेररिस्ट अटैक या ऐसे कोई भी जो है कैटास्ट्रॉफी होती है, तो उस पर्टिकुलर बिल्डिंग पे कितना नुकसान आ सकता है, उस बिल्डिंग का उसको कितना नुकसान हो आप सकता है उस 1 साल के अंदर, अगर ये सारे इवेंट्स हैपन होते हैं। अच्छा अच्छा, ये जो आप एस्टिमेट करते हैं, ये एक्सपेंडिचर बेस्ड है या मतलब ये मेटेरियलिस्टिक बेस्ड है? मतलब ये चीज हम नहीं समझे कि आप कैलकुलेशन आपकी जो होती है वो मटेरियल के नुकसान पर होती है या पैसों के नुकसान पे, कि उससे पैसों का क्या नुकसान हुआ है, या फिर दोनों चीजें आप कंसीडर करते हैं उसमें? इसमें हम बेसिकली सारी चीजें कंसीडर करते हैं, सारे पॉइंट्स ऑफ सेट हम कंसीडर करते हैं। लाइक अगर हमारा कोई एक बिल्डिंग है तो उस पर्टिकुलर बिल्डिंग का लोकेशन क्या है, सबसे पहले तो हम फाइंड आउट करते हैं उस पर्टिकुलर लोकेशन क्या है। जैसे अगर कोई बिल्डिंग किसी नदी के किनारे बनाई हुई है, तो वहां पे जाहिर सी बात है वहां पे फ्लड आने के चांसेस ज्यादा हैं। या हम्म। फिर अगर हमारा कोई एक बिल्डिंग है, अगर वो किसी पर्टिकुलर एक सिस्मिक जो अर्थक्वेक सिस्मिक जोन में आता है, जहाँ पे रेगुलर जो है अर्थक्वेक आते रहते हैं, लाइक जापान को आप देख लीजिए या कैलिफोर्निया को देख लीजिए, वहाँ पे अर्थक्वेक आना जो है बहुत नॉर्मल सी बात है, बहुत कॉमन सी बात है। या दिल्ली में देख लीजिए, यहाँ पे भी जो है अर्थक्वेक का आना बहुत कॉमन सी बात है, अपने दिल्ली में भी अर्थक्वेक हम्म। आते रहते हैं। तो बेसिकली जो हम पहले देखते हैं वो हमारे पास लोकेशन होनी चाहिए कि उस पर्टिकुलर बिल्डिंग की लोकेशन क्या है। उसके बाद हम उसको देखते हैं कि उस बिल्डिंग की वैल्यू क्या है। अच्छा। उस बिल्डिंग में अब बिल्डिंग में भी जो वैल्यूज होती हैं वो कई टाइप की होती हैं। एक होता है हमारा टोटल बिल्डिंग वैल्यू हो गई। अब उस हम्म। बिल्डिंग की जो है हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं वो करोड़ों अरब में होती हैं। साथ में उस बिल्डिंग में सिर्फ बिल्डिंग की ही वैल्यू नहीं होती, उसमें कंटेंट भी होता है। कंटेंट में बहुत सारे हो गए, लाइक डेस्कटॉप हो गए, अलमीरा हो गए, बहुत सारे कंटेंट हो गए, जितने भी कंटेंट आप रख लो, या बहुत सारे हम्म। इंपॉर्टेंट पेपर्स हो गए। या तो ऐसे कभी भी कोई कैटेस्ट्रॉफी होती है तो उसमें उस बिल्डिंग के उस बिल्डिंग का ही नहीं, बिल्डिंग के साथ साथ में उसके अंदर का कंटेंट भी जो है अफेक्ट करता है। डिस्ट्रॉय हो इसके जाता है। साथ में तीसरी चीज आती है वैल्यूज के साथ में, उसमें आती है बिजनेस बिजनेस इंटरप्शन। लाइक अगर हमारा कोई किसी एरिया में फ्लड आ जाता है और किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग पे, वो उस जगह पे जो है कितने दिन तक वो जो है बिजनेस को इंटरप्ट करता है। लाइक कि मान लीजिए 10 दिन रह गया, फ्लड नहीं गया, नहीं उतरा, तो 10 दिन का वहां पे बिजनेस लॉस हुआ। हम्म। तो ये डेटा हो गया हमारे पास, एक तो लोकेशन डेटा हो गया, दूसरा हो गया वैल्यूज का डेटा। तीसरी चौथे उसमें इसको बोलते हैं कोप इन्फॉर्मेशन। कोप होता है कंस्ट्रक्शन, ऑक्यूपेंसी, प्रोटेक्शन एंड एक्सपोजर। तो अब इसके ओके। साथ में होता है कि अगर हम कंस्ट्रक्ट, अब उस बिल्डिंग के पर्टिकुलर बिल्डिंग का जो है हमें कोप इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। एक तो हमारे पास डेटा हो गया कि जो है लोकेशन का डेटा और वैल्यूज का डेटा, उसके साथ हमें चाहिए कोप इन्फॉर्मेशन। कोप इन्फॉर्मेशन में आती है कंस्ट्रक्शन। एक तो पहली बात तो बिल्डिंग कई टाइप की बनती है, उसमें मटेरियल हम्म। बहुत सारे अलग अलग यूज होते हैं। हम्म। उसमें ब्रिक यूज होता है, सीमेंट यूज होता है, स्टील यूज होता है। तो पर्टिकुलर बिल्डिंग कितना मजबूत बना हुआ है, उस पे डिपेंड करता है कि अगर उस पे अर्थक्वेक आता है या विंड स्टॉर्म आता है या फ्लड आता है, तो उस पर्टिकुलर बिल्डिंग पे कितना नुकसान कर सकता है। अच्छा, आप तो ये नुकसान की आपने वैल्यू एक बार निकाल ली, फिर उसका कैसे यूज किया जाता है एज अ बिजनेस एनालिस्ट? आप फिर उसका उसका क्या करते हैं? आपको पता चल गया कि ये नुकसान हो रहा है, इतनी वैल्यू का है, फिर उसका आगे स्टेप क्या है, अगला स्टेप क्या है? अब जैसे हमारे पास जो
वर्क आता है वो अंडरराइटर्स के थ्रू आता है। अंडरराइटर्स क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर बिल्डिंग पे वो बिजनेस राइट करते हैं। लाइक उन्हें जो है उनको चाहिए होता है इस पर्टिकुलर लोकेशन पे कितना लॉस आ सकता है, तो हम लॉस कैलकुलेट कट कर उनको दे देते हैं कि हाँ भाई इस बिल्डिंग पे इतना नुकसान आ सकता है, या पर्टिकुलर सेट ऑफ बिल्डिंग्स है जिसमें कई सारे हजारों लोकेशन की बिल्डिंग हो गई, उसमें सारा डेटा हो गया। उस पर्टिकुलर पूरा एक अकाउंट, एक ग्रुप का एक ऑफ अकाउंट उसको बोल दिया कि हाँ एक पर्टिकुलर इतने सारे लोकेशंस का एक डेटा सेट बनाया और उसको हमने अकाउंट का नाम दे दिया। उस पर्टिकुलर एक अकाउंट पे कितना लॉस आया, उस लॉस के बेसिस पे अंडरराइटर क्या करता है कि ब्रोकर के साथ वो प्रीमियम सेट करता है। अच्छा, मतलब फिर ये इंश्योरेंस, मतलब तो जो अब भी लोन अंडरराइटर इंश्योरेंस और ये उसमें, सब चीज होती हैं उसमें उस सेक्टर में चला जाता है। मतलब आपका एनालिटिक्स का काम ये खत्म हो गया और फिर ये इंश्योरेंस और लोन वालों का मतलब है हाँ फिर इससे। बेसिकली हम, हाँ फिर ये सारा काम जो है अंडरराइटर, ब्रोकर्स और इंश्योरेंस और इंश्योरर और इंश्योरर के बीच में वो चला जाता है कि अच्छा अच्छा उस लॉस को, पर्टिकुलर लॉस को उस किस तरीके से डील करते हैं। लाइक अच्छा। हमने एक एस्टिमेट लॉस दे दिया किसी बिल्डिंग का। अब वो सारा देखते हैं अंडरराइटर की, उस पे ब्रोकिंग चार्ज कितना लगेगा, उस पे जो है और बाकी उनकी जो है रेगुलर फीस वगैरह कितनी लगेगी, उन सब के बेस पे वो जो है जो है इंश्योरेंस से वो चार्ज करते हैं कि इस पर्टिकुलर आपका जो है इस पे इतना साल भर का खर्चा आएगा। मतलब जैसे कि हम जो है बाइक का कराते हैं इंश्योरेंस, या अपने फोर व्हीलर्स का कराते हैं, तो हमारे पास अच्छा पहले जब हम कराते हैं तो उस पर्टिकुलर जो है किसी भी जो है गाड़ी का जब हम कराते हैं तो उसकी एक इंश्योरेंस वैल्यू निकल के आती है। पहले वो हमें कैलकुलेट हो जाती है, वो हमें बता देते हैं कि आपकी गाड़ी इतने लाख की है। उसकी उस वैल्यू के बेस पे ही वो प्रीमियम सेट करते हैं। अच्छा। आप अब ये बताइए, क्योंकि आप बिजनेस एनालिस्ट हैं, तो बहुत से व्यूअर्स ये जानना चाहते होंगे कि आपने क्या क्या स्ट्रगल्स किए इस जॉब को लेने के लिए, इस जॉब को पाने के लिए आपने क्या स्ट्रगल्स किए, क्या क्या दिक्कतें फेस आई। बहुत सारी दिक्कतें हैं। लाइक एक तो पहला आपका तो सबसे पहले तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। पर्टिकुलर इस फील्ड में आने के लिए आपका कम्युनिकेशन स्किल, तो उस पे भी मैंने काफी वर्क किया। हालांकि अभी मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा सुधार की गुंजाइश है, जिसपे मैं रेगुलर अभी वर्क कर रहा हूँ। दूसरा हो गया पहला हो गया कम्युनिकेशन, दूसरा पर्सनालिटी, और तीसरा हो गया कि आप उस पर्टिकुलर फील्ड के कितने माहिर हैं, आपको उस चीज की नॉलेज कितनी है, और आपके पास रिलेवेंट डिग्री है या नहीं है। तो ये अच्छा कई सारे फैक्टर्स होते हैं, और जो इन सब में तो मैं लकी रहा कि मेरा जो हुआ वो कैंपस प्लेसमेंट था, तो मुझे बाहर जाके इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा कि मुझे हर एक कंपनी में जाना पड़ रहा हो, अपनी सीवी देना पड़ रहा हो और मैं उनसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ। तो अच्छा, मतलब जो आपकी पहली जॉब थी WNS में एज अ कैट मॉडलर, वो कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू थी। यस, अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, तो फिर मान लीजिए कि कोई ऐसा बंदा है जो जिसका कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है, तो फिर वो कैसे, मतलब अगर वो बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए, क्या अप्रोच अपनानी चाहिए। उसके लिए आपको अगर एज ए बिजनेस एनालिस्ट आपको कहीं पे भी ज्वाइन करना है, तो आपके पास जो है बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको आनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास रिलेवेंट डिग्री होनी चाहिए जिस उस फील्ड की, पर्टिकुलर जिस फील्ड में आप अगर आप एनालिटिक्स में जाना चाह रहे हैं तो आपके पास एनालिटिक्स का ही जो है आपके पास नॉलेज होना चाहिए, और आपके पास कुछ सेटअप लाइक कुछ प्रोग्रामिंग स्किल्स भी आपकी होनी चाहिए, लाइक पाइथन, एसक्यूएल, या फिर आप आर प्रोग्रामिंग जानते हैं। इन सब का जो है कैट मॉडलिंग फील्ड में काफी एक्सटेंसिवली यूज होता है, और आपको एक्सेल पे हाथ सेट होना चाहिए। ये मैं एज ए फ्रेशर जो ज्वाइन करना चाहेगा मैं उनके लिए बता रहा हूँ। और प्लस आपको कैट मॉडलिंग फील्ड होती क्या है, उसमें करते क्या है, क्या नहीं करते हैं, उसका आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। इंश्योरेंस का आपको पूरा आइडिया होना चाहिए कि इंश्योरेंस सेक्टर करते क्या है, प्रीमियम कैसे सेट होता है, और इंश्योरेंस लोग करते हैं तो क्यों करते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। अच्छा, ये जैसे आप कह रहे हैं कि आप एक फ्रेशर के लिए बता रहे हैं, तो कंपनीज फ्रेशर आपको, तो जैसे कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू आपको अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन वैसे अगर आप कॉलेज के बाहर देखें तो क्या कंपनीज फ्रेशर्स को अपॉर्चुनिटीज दे रही हैं, ऐसा मतलब देखने को मिलता है आपकी कंपनी में? क्या वो फ्रेशर्स को हाँ हाँ चांस बिल्कुल। देते हैं?
हाँ, हाँ, बिल्कुल वो चांस देते हैं, बिल्कुल चांस देते हैं। अच्छा। फ्रेशर को हायर करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उस उनको जो है ट्रेनिंग के बाद इस काबिल बनते हैं कि वो आगे जो है अपने काम को प्रोसीड कर सकें। तो ये ट्रेनिंग का पार्ट होता है और उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें सीखने को, करने को। तो ट्रेनिंग के दौरान ही आपको बहुत सारी चीज़ों को पता चलता है। अच्छा, चलिए अब आपकी लाइफ के बारे में बात करते हैं। स्कूल लाइफ में आपने क्या, मतलब आपका कैसा था, आपकी एजुकेशन कैसी रही? क्या आपको ये था कि हाँ आप फ्यूचर में इस तरह से करना चाहते हैं? स्कूल टाइम में क्या एक ये ऑब्जेक्टिव था, या आप कुछ और करना चाहते थे और इस लाइन में आ गए? ये सब कैसे हुआ? अगर बेसिकली बात की जाए करियर को लेकर, प्लान को लेकर और वो तो हम जैसे एक नदी का एक प्रवाह होता है और वो अपने हिसाब से चलती रहती है और वो उसको कोई ये नहीं बताता है कि आपको यहाँ मुड़ना है या वैसे मुड़ना है। वो नदी अपना रास्ता ढूंढती है और उसी के हिसाब से चलती है। तो मेरे लाइफ की जर्नी भी ऐसे ही रही है कि मैं बस चलता रहा और जहाँ पे जहाँ जरूरत पड़ी मैं वहां मूव हो रहा, जहाँ जैसे चलता रहा वो उस तरीके से होती रही चीजें। बेसिकली मैं मेरा जो एम्बिशन था वो ये था कि मैं आगे चल जो है 12th के बाद मैं बीटेक करूं, उसके बाद फिर मैं और बीटेक भी इसलिए करना चाहता था क्योंकि मेरा मशीनरी में ज़्यादा जो बेसिक इंटरेस्ट था? मशीन में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था। वो उसके पीछे का रीज़न ये था कि मेरी ऑलरेडी एक वो थी, मेरी एक राइस मिल थी जिस पे मैं काफ़ी वर्क किया हूँ। अ, अच्छा। तो उस राइस मिल पे वर्क करने के साथ उसके बाद एक ऑयल मशीन भी था घर पे। तो उन पे काम करने के बाद जैसे वो मशीन खराब हो जाती थी, कभी कुछ भी खराब हुआ तो पापा का ये होता था कि ठीक है मैकेनिक आके सही तो कर लेगा लेकिन तुम उसके पार्ट तो खोल के तो रख ही लो। अच्छा। और मैकेनिक आता है तो मैं उसको बड़े ध्यान से देखता था कि इसने सही कैसे किया, क्या इसमें खोला, क्या बनाया। तो मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट था। सो मैंने बेसिकली मैंने ये प्लान किया था कि आफ्टर 12 मुझे आईआईटी जाना है और वहां से मुझे मैकेनिकल में ही अपना बीटेक कंप्लीट करना है। सो बट अनफॉर्चुनेटली कह सकते हो या लाइफ के वैसे रहते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं रही कि मैं प्रिपरेशन करने के लिए मैं बाहर जा सकूं, लाइक कोटा, कानपुर या इन जगहों पे प्रिपरेशन के लिए कहीं मैं जा सकूं। सो मेरे पास और ना ही प्रिपरेशन के पैसे थे और ना ही जो है इतना था कि अगर मैं आईआईटी क्लियर भी कर लेता हूँ तो आईआईटी की फीस भरने के भी पैसे नहीं थे। टू बी ऑनेस्ट, फैमिली नहीं होती है इतनी जो है इतना फाइनेंशियल कंडीशन इस लेवल का नहीं था। तो मुझे अब सोचना था कि मुझे अब करना क्या है। तो मैंने ये सोचा कि ठीक है, अब कोई ऐसी यूनिवर्सिटी देखी जाए जहां से आप नॉर्मल कोर्स कर सकें, हम्म। जिसका एक्सपोजर हो, आगे यूज हो। सो मैंने अपने एक दोस्त के साथ में जो मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम बहुत पहले से सुन रखा था उसके थ्रू और मुझे पता था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती क्या है। और ड्यूरिंग कॉलेज स्कूल टाइम 12th में ही मैंने ये सारी चीजें पता कर ली थी कि बीएससी प्रोग्राम और बीएससी ऑनर्स में डिफरेंस क्या होता है, उसका स्कोप क्या होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी में डिफरेंस क्या होता है, उनका एक्सपोजर आगे लाइफ में चल के क्या मिलने वाला है, क्या मैं आगे बढ़ पाऊंगा या नहीं बढ़ पाऊंगा। तो इन चीजों का मुझे आइडिया था। सो मैंने कई सारी यूनिवर्सिटी अप्लाई की थी जिनमें बीएचयू भी था, एएमयू भी था। और सो मेरा एएमयू में बीएससी स्टेट्स ऑनर्स में एडमिशन हो गया। सो स्टेट्स ऑनर्स में 3 साल बीएससी करने के बाद मुझे पता चला कि पहले 2 साल तो ऐसे निकल गए कि मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि मैं कर क्या रहा हूँ। मुझे बस ये पता चल रहा है कि मैं बीएससी कर रहा हूँ और मैं कर ही रहा हूँ और एक डिग्री हो जाएगी। लेकिन जब मैं फाइनल ईयर में पहुंचा तो वहां पे मुझे एक टीचर मिले अपने स्टेट डिपार्टमेंट के, जो कि न्यूली अपॉइंट हुए थे, अ, अकील अहमद सर। तो उन्होंने जब उन्होंने स्टार्टिंग बताया कि नहीं इसमें जो है स्टैट्स ऑनर्स का जो है आगे चल के करियर क्या बना सकते हो, अपने आप को कितना बेहतर कर सकते हो। उन्होंने स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स के बारे में, स्टैट्स के बारे में बताया कि इसका स्कोप क्या है। ऑपरेशन रिसर्च के बारे में बताया। बेसिकली उन्होंने ऑपरेशन रिसर्च एज ए सब्जेक्ट पढ़ाना, वो हमारा एक कोर्स का एक सब्जेक्ट था। हालांकि अच्छा। आगे चल के मैंने उसी सब्जेक्ट में एमएससी किया, बट उस टाइम पे हमारा फाइनल ईयर का एक सब्जेक्ट था ऑपरेशन रिसर्च। तो अकील अहमद सर वो सब्जेक्ट पढ़ाते थे। तो मुझे बड़ा क्यूरियोसिटी हुआ और एक कॉन्फिडेंस फील हुआ कि हाँ अब इसमें आ गए हैं तो इसमें अब कुछ कर रहे हैं। तो थैंक्स टू अकील सर जिन्होंने एक कॉन्फिडेंस दिलाया कि हाँ इसमें करियर है। बाकी तो 2 साल तो ऐसे निकल गए कि खुद को जानने में ही कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो तो आपने ये जो वो सारी डिसीजन चीजें लिया, होती हैं, हम आपने जो करना ये कुछ डिसी और चाहते हैं। हाँ, ये तो होता है। आपने जो ये डिसीजन लिया एमएससी ऑपरेशन रिसर्च का,
ये अकील अहमद सर की वजह से लिया? हाँ बिल्कुल, उनका कहना था कि अगर आप थोड़ा और बेहतर कर सकते हो तो आप बेहतर जगह पे भी जा सकते हो। तो जरूरी नहीं कि आप एमयू में ही रहो। आपके अगर आपको लगता है आप बेहतर हो तो आप कहीं और किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हो, इससे भी और अच्छी यूनिवर्सिटी है। ऐसा नहीं है कि हम्म, दिल्ली यूनिवर्सिटी या जो है एमयू से बहुत बेहतर है, बट हाँ कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें वो डीयू कहीं बेहतर है, कहीं कुछ ऐसे सब्जेक्ट है, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है कि जहाँ पे एमयू काफी बेहतर है। तो जहाँ पे मुझे लगा कि हाँ इस चीज में मुझे अपॉर्चुनिटी आगे बढ़ के यहाँ से मिलने वाली है, और खासकर अगर आप किसी देश के कैपिटल में रह के पढ़ते हैं, वहाँ सीखते हैं, तो आपका वैसे ही एक्सपोजर ज्यादा होता है। आपके हम्म, कनेक्शन नेटवर्क्स काफी स्ट्रांग हो जाते हैं, जिसका बेनिफिट आपको लाइफ लॉन्ग मिलता रहता है। हम्म। तो अकील अहमद सर की वजह से आपने एमएससी ऑपरेशंस रिसर्च किया, उसके बाद फिर आप उसी लाइन में आपको जॉब मिल गई कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू। अब एक चीज़ और बताइए, आपने स्कूलिंग करी गोंडा के पास से, और फिर वहाँ से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मतलब आप अलीगढ़ में रहे, और अलीगढ़ से फिर आप चले गए दिल्ली में। तो ये जो ट्रांजिशन, ये जो यहाँ से एक गोंडा, मेरे ख्याल से गोंडा और अलीगढ़ लगभग एक जैसे शहर हैं, लेकिन दिल्ली बहुत ज़्यादा बड़ा शहर है। दिल्ली तो कैपिटल है इंडिया की। तो क्या दिक्कत फेस आई वहाँ पर एडजस्ट करने में? बेसिकली पहली बात तो ये है कि मेरा जो गोंडा शहर है, मैं प्रॉपर गोंडा शहर से नहीं हूँ। मैं गोंडा हाँ, शहर गौरा का एक चौकी छोटा सा आपने बताया, गौरा चौकी। गौरा चौकी, गौरा चौकी जो भी है वो एक छोटा सा कस्बा है। अगर आप उसे टीयर 3 सिटी भी नहीं कह सकते, वो एक नगर पालिका भी नहीं है। तो बेसिकली वहाँ पे एक आप उसको गांव का जैसा ही मान सकते हो कि एक गांव का जो है 10 15 20 गांव का एक एरिया होता है, उसमें एक छोटा सा मार्केट हो जाता है। इस तरीके से वो अच्छा, मार्केट है कि उस मार्केट के आसपास में गांव है, और वो एक मार्केट बसाया गया, बनाया गया, जिसकी आबादी मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा से ज्यादा 15 या 20 हजार लोग से ज्यादा होगी। तो इसका मैं मतलब, अलीगढ़ से भी बहुत छोटा? अलीगढ़ से मान के चलिए कि अलीगढ़ का 1/5 भी नहीं, 1/20 भी नहीं होगा, 1/5 मैं बोल रहा हूँ। मतलब मान के अच्छा, चलिए कि अलीगढ़ तो तब भी एक शहर है, प्रॉपर शहर है, डेवलप्ड शहर है, कि मतलब अभी उसको आप शहर बोल सकते हैं। बट जो गौरा चौकी है वो एक मार्केट है, जहाँ पे दुकानें हैं, लोग रहते हैं, और वहाँ की अपनी एक जिंदगी है, जिस तरीके से लोग जीते हैं उस तरीके से रहते हैं। उनका एक अपना अलग तरीके से वे ऑफ लाइफ है। जो हमारी लोकल लैंग्वेज है वो अवधी है। अच्छा, हम खड़ी हिंदी भी नहीं बोलते हैं, हम उधर तो अवधी बोलते हैं, सबका अपना अपना रीजनल लैंग्वेज लैंग्वेज होता है। सो वो टायर 3 का शहर भी ना होके मैं एक बेसिकली उसको मैं आपको गांव मान सकते हो। अच्छा। मतलब गांव से दिल्ली तक का सफर, और बीच हाँ, में अलीगढ़। बीच में अलीगढ़। सो अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो फिर गौरा चौकी से जब आप अलीगढ़ गए तो दिक्कतें तो अलीगढ़ में भी आई होंगी? डेफिनेटली बहुत सारी दिक्कतें आई। पहले तो दिक्कत ये आई कि हॉस्टल नहीं मिला। अच्छा, स्टार्टिंग में तो आपको हॉस्टल तो अलॉट होता नहीं है, तो आपको बाहर रहना पड़ता है स्टार्टिंग। हालांकि जब मेरा एडमिशन हुआ तो मेरे कुछ सीनियर थे जो कि पहले से ही मेरे गांव से जो है काफी लोग अ, अलीगढ़ में पहले से ही पढ़ रहे थे। जो कुछ मेरे सीनियर थे जिनमें से जाहिद भाई थे, और ऐसे बहुत सारे लोग थे। स्पेशली अच्छा, जाहिद भाई का मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उन्होंने ही मेरा फॉर्म भरा था अलीगढ़ का। हालांकि मैं अच्छा, फॉर्म निकाल के लाया था। फॉर्म तो मैं किसी ऐसे कैफे वाले से फॉर्म निकलवा के लाया था, बट भरा तो उन्होंने ही था प्रॉपर। अच्छा, 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 और उन्होंने मेरा फॉर्म भरा, मैंने अपने फ्रेंड का फॉर्म भरा, और हम दोनों अच्छा, ने साथ में ही फॉर्म सबमिट किया। अच्छा, आज वो जो मेरा फ्रेंड है वो अभी मेरे ही डिपार्टमेंट में सेम स्टैटिस्टिक्स में वो पीएचडी कर रहा है। अच्छा, सो अच्छा, उस फ्रेंड का नाम है जाकिर, जाकिर अली। अच्छा, अच्छा, सो तो हम दोनों जो फ्रेंड्स थे वो ऐसा था कि हम लोगों ने जो दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज में पढ़ रहे थे। तो मेरी जो बेसिक स्कूलिंग हुई वो सरस्वती शिशु मंदिर में हुई, क्लास 1 to 5। उसके बाद मैं दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज में चला गया अब जूनियर हाई स्कूल में। सो वहाँ पे जाकिर से मुलाकात हुई, और जाकिर भी पढ़ने में अच्छा बच्चा था। तो क्लास 6 to क्लास बीएससी तक
हम दोनों ने साथ में एक ही क्लास में पढ़ाई की। अच्छा अच्छा अच्छा। तो तो मतलब ये तो तो इस तरह आपके 6 to BSc मतलब 9 9 साल। 9 साल। 9 साल नौ बहुत साल टाइम होता है। अच्छा। तो स्कूल लाइफ ऐसे ही रही कुछ हालांकि अच्छी बात ये रही कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसे टीचर्स मिले, कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने हमको गाइड किया, और अच्छा। जिन्होंने न सिर्फ गाइड किया, उन्होंने सोचने का एक वे ऑफ जो है, एक होता है कि आप एक रूटीन लाइफ में सेट हो जाते हैं और आप उससे बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, बट आपके पास उस लेवल से ऊपर आप सोच भी नहीं पा रहे हो, तो हम्म आप उसी में भटक के रह जाते हो, उतने में ही आप भटक के रह जाते हो। लेकिन जब आपके पास आसपास माहौल ऐसा होता है, या आपके पास आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो टीचर होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, कुछ पड़ोसी होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं और आपको बताते हैं कि नहीं, ये दुनिया बहुत छोटी है, इसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें हैं जानने को और समझने को, जो कि हम्म आपका जो जितना बड़ा आपका जो सोच था उसको आपको आपकी सोच को ही इनहेंस करते हैं। तो ऐसे हम्म लोगों की तो मैं अपनी लाइफ में बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, कि जो अपनी जो है एक लिमिट से ऊपर हटके आपको सोचना सिखाते हैं कि नहीं, इससे भी बेहतर हो सकता है, आप में पोटेंशियल है, आप हम्म। अपने आप को साबित करो, आप वहां पे पहुंचो। तो जैसा उनमें से अकील सर ने किया। हाँ, जैसा अकील सर ने किया। उससे पहले स्कूल लाइफ में जो है मैं स्पेशली मेंशन करूंगा गुप्ता अंकल जी, जो मेरे ही मोहल्ले में रहते थे, मतलब हम दोनों का घर पास में मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पे था। तो उनके यहाँ मैं ट्यूशन पढ़ने जाता था, तो उन्होंने ट्यूशन तो पढ़ाया, क्लास 8 to 10th उन्होंने ट्यूशन पढ़ाया, बट उस ट्यूशन की सबसे बड़ी खास बात ये थी कि उन्होंने सोचने का तरीका सिखाया, कि आपको इस तरीके से भी नहीं सोचना है कि दकियानूक सी सोच पकड़ के बैठ गए। हम्म। क्यूरियासिटी बढ़ाई कि नहीं, ये चीजें ऐसी भी हो सकती हैं और ये इसका तरीका ये है। तो आप जब साइंस पढ़ने लग जाते हो, तो आपको चीजें देखने का अलग नजरिया होता है। आपने जैसे अच्छा, मेरा तो ये जो आपका स्कूल था, ये यूपी बोर्ड था या इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं आप? नहीं नहीं, मेरी सारी स्कूलिंग जो हुई है वो यूपी बोर्ड से हुई है, हिंदी मीडियम से। तो तो फिर अलीगढ़ में, और ज्यादा मुश्किल हुआ होगा। आप जब एमयू में, मेरे ख्याल से इंग्लिश मीडियम है ग्रेजुएशन से। हाँ, ग्रेजुएशन से वहां पे इंग्लिश मीडियम है, तो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में ट्रांजिशन ये अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग था, हाँ, ये क्योंकि तो बहुत मुश्किल है, कुछ समझ में नहीं आता है। स्टार्टिंग में तो प्रोफेसर्स की बातें हमारी समझ से परे थी, बिल्कुल सर के ऊपर से जाता था, बट वही जिंदगी थी, वही संघर्ष था, उसी की बदौलत यहाँ पे हैं। उन्होंने उन चीजों ने मुझे संघर्ष करना सिखाया, कि झेलते कैसे हैं, मेहनत कैसे करते हैं, भागना नहीं सिखाया, कि अच्छा इन चीजों से बच के भागना नहीं है। अच्छा, ये इस तरह की चीजें तो फिर यूनिवर्सिटी में, डीयू में भी हुई होंगी, क्योंकि बहुत हुई हैं, अच्छा, जैसे। क्योंकि जैसे कि आप जो है एक दूसरी यूनिवर्सिटी से निकल के आप किसी और यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो वहाँ के ऑलरेडी जो ग्रेजुएट बंदे हैं और वो मास्टर्स में आते हैं, उनका तरीका पढ़ने का ग्रेजुएशन में अलग होता है। आप कहीं और यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, उनका पढ़ने का तरीका अलग होता है, समझने का तरीका अलग होता है, लिखने का तरीका अलग होता है, टीचर्स जो समझाते हैं वो अलग तरीके से समझाते हैं, उनका थोड़ा सा चेंजेस रहता है। तो उन चेंजेस को जो है, जो चेंजेस होते हैं और जो गैप होते हैं, उनको कवर करने में आपको टाइम लगता है, वो टाइम टेकिंग होता है, इतना आसान तो होता नहीं है। बट हाँ, हम्म, चैलेंज होता है, इसी में मजा है, कि जितना ज्यादा चैलेंजिंग होता है उतना ही ज्यादा करने में मजा आता है। अच्छा, और कुछ लाइफ के आपकी ऐसे इवेंट्स जिनसे आपको लगता है कि आपको प्रेरणा मिली आगे बढ़ने की? लाइफ इवेंट्स लाइफ इवेंट्स तो ऐसे बहुत सारे हैं, बट पर्टिकुलर ऐसे मैं किसी एक को मेंशन नहीं कर सकता कि हाँ, ये इसी इवेंट ने मेरी लाइफ को चेंज किया। मैं वैसे ही रहा हूँ कि बस नदी की तरह बहता रहा। यहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैं यहाँ गया, अपने आप को साबित किया। वहाँ चैलेंजेस, तो बेसिकली मैंने चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया, कि हाँ, ये चैलेंजेस है और मुझे इसको एक्सेप्ट करना है, मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं कर सकता हूँ, तो मुझे करना है। अच्छा, अभी जो जॉब है आपकी बिजनेस एनालिस्ट की, इसके बाद अब लाइफ में स्टेबिलिटी है, मतलब
अब आप इसी लाइन में अपना करियर को आगे ग्रो करेंगे या फिर कुछ और सोच रखा है, बिजनेस करना है या कुछ और, किसी और डेफिनेटली फील्ड में बहुत जाना सारे, है? डेफिनेटली मैं एक बिजनेस फैमिली से ही आता हूँ, तो मैं जॉब लाइफ में तो हूँ, एक स्टेबल इनकम है, बट स्टिल जो है मुझे कई बार फील होता है कि नहीं, अगर मुझ में पोटेंशियल है तो मुझे और भी कुछ चीजें करनी चाहिए। तो मुझे लगता है हम्म। कि जहां तक बिजनेस की बात हुई, तो बिजनेस में भी दिमाग में है कि कुछ बिजनेस ऐसे हैं, कुछ बिजनेस आइडियाज हैं जिनको मैं आगे चल के करना चाहूंगा, जरूर करना चाहूंगा। ना कि वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, वो होगा पैशन, पैशन फॉलो करने के लिए कि हाँ बिजनेस करना है, उसको रन करना है और उसको एक एम्पायर सेट करना है। तो इसके लिए करना है। अभी जॉब लाइफ चल रही है, उसके अलग स्ट्रगल हैं, उसकी अलग कॉन्सिक्वेंसेस हैं, अलग ही जो है उसका सिनेरियो है। तो अच्छा। बहुत सारी चीजें हैं, बट किसी एक एस्पेक्ट को हम पकड़ के नहीं रख सकते कि नहीं ठीक है यार, जॉब लाइफ चल रही है, इनकम से एक स्टेबल इनकम आ रही है, फैमिली चल रही है। नहीं, बहुत सारी चीजें हैं कि जो इंसान एक जगह पे रुकना नहीं चाहता। तो मैं शायद, हम्म। मुझे जहां तक मुझे लगता है कि मैं एक जगह पे रुकने के लिए नहीं बना हूं। मुझे लगता है कि मेरे अंदर पोटेंशियल है और मैं बहुत ज्यादा ग्रो कर सकता हूँ और मैं बहुत ऊपर तक पहुंच सकता हूँ, तो मैं डेफिनेटली उसके लिए ट्राई करूंगा। इवन अगर मुझे ये फील होता है कि आगे चल के ठीक है, मैं बिजनेस एनालिस्ट हूँ, मैं मेरे सीनियर हैं और मुझे लगता है कि आगे चल के मैं कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट या आगे चल के सीईओ भी बन सकता हूँ, तो अगर मुझे ये लगता है कि हाँ ठीक है, मैं इन फ्यूचर आगे चल के 10-15 साल में या जब भी अपनी पोटेंशियल को साबित करके मुझे लगता है अगर मैं सीईओ बन सकता हूँ, तो मैं डेफिनेटली सीईओ के लिए ट्राई करूंगा, हम्म। कंपनी का जो है। मतलब आप तो एक, मैं ये कहूंगा कि आप पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं फ्यूचर को लेकर के। बिल्कुल, मैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में चलता हूँ और मैं ये सोच के चलता हूँ कि मुझे ये अपने आप को बेहतर करना है, मेरा कंपटीशन मेरा खुद से है। हम्म। तो अच्छा, मुझे एक बस अपने आप को बेहतर करना है और उन एक चीजों में क्वेश्चन। मैं, हाँ जी, हाँ हाँ, बोलिए मैं बोलिए बस बोलिए। एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूंगा, हाँ क्योंकि हाँ, कई बोलिए। बार होता है कि हम उसको गलत कोट कर जाते हैं। एम्बिशन अलग होता है, कि जैसे हम कोई चीज अपना एम्बिशन कर लेते हैं कि हमें ये करना है, ये करना है। उसके साथ में होता है कि हम उस एम्बिशन के साथ तो आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, तो अपने लिए तो कर ही रहे हैं, बट हमें ये भी साथ में ख्याल रखना होगा कि हमारे आसपास के लोग भी जो है आगे बढ़ रहे हों, ये मेक श्योर करना है। और ये इस चीज को हम तभी मेक श्योर कर सकते हैं जब हम अपने आप को बेहतर करते रहेंगे, उनको मोटिवेट करते रहेंगे, वो भी बेहतर करते रहेंगे। तो ये चीज है कि हाँ डेफिनेटली मुझे आगे बढ़ना है, मैं एम्बिशियस पर्सन हूँ, मुझे टॉप पोजीशन पे पहुंचना है, ये मेरा है, लेकिन मैं ये मेक श्योर करूंगा कि पीछे कोई छूट ना जाए। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आपकी करंट जॉब से रिलेटेड। आप जेनपैक्ट में बिजनेस एनालिस्ट हैं, तो हमको ये बताइए कि जेनपैक्ट में जो ऑफिस का एनवायरनमेंट है वो असल में कैसा है, क्योंकि हम नहीं जानते कि अंदर ऑफिस में क्या होता है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? जेनपैक्ट बहुत बड़ी ऑफिस का, कंपनी है, सब लोग जानते हैं कि जेनपैक्ट बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन असल में बाहर से नाम देखना ये बड़ी कंपनी है और यहाँ पे सब बहुत अच्छा है, लेकिन असल में तो वही लोग जानते हैं कि अंदर होता क्या है जो काम करते हैं। तो आपका क्या कहना है? डेफिनेटली इसमें बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि बड़ी कंपनी है, तो बड़ी कंपनी में जाने के बाद आपको, आपके ऊपर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि कंपनी बड़ी है तो अपने आप को भी बड़ा करना है। और ऐसा ही नहीं है कि कंपनी का एक जो सेट ऑफ स्टैंडर्ड है उसके साथ बड़ा खुद को ग्रो करना है। ऐसा नहीं है कि कंपनी किसी और डायरेक्शन में भेजना चाह रही है, आप किसी और डायरेक्शन में चल रहे हो, आपके मैनेजर कुछ और करना करवाना चाह रहे हो आपसे, और कुछ आप कुछ और कर रहे हो। तो ये जैसे ही आप किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में आप एंटर करते हो, आपके ऊपर भी उस इंस्टीट्यूशन का भी एक लेवल आप पे वो रखता है कि उस उसके स्टैंडर्ड को आप लेकर मेंटेन करके चलना है। दूसरा, जहां तक रही एनवायरनमेंट की बात, तो ये चीजें बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आप किस टीम में हो, किस प्रोसेस में हो, और आपकी टीम में कितने मेंबर हैं, आपके सीनियर कैसे हैं, आपके साथ में जो कलीग्स हैं जो आपके साथ वर्क करते हैं वो कैसे हैं, और आपके जूनियर आपके साथ कैसा बिहेव करते हैं। साथ में ही उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि आपका मैनेजर कैसा है। हाँ, ये तो बात तो हम लोग इन, जानते हैं कि मैनेजर का अच्छा होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि मैंने अल्टीमेट आप कुछ भी करके दे रहे हो, कुछ भी काम करके दे रहे हो, लेकिन अगर उसको पसंद नहीं आ रहा, अप टू द मार्क नहीं है, तो डेफिनेटली वो जो है आपको गाइड करेगा, वो हम्म। आपको गाइड करेगा, आपको ग्रो करने के लिए जो है मोटिवेट करेगा। बट कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो आपको डिमोटिवेट कभी कर देते हैं
कि नहीं, इतना किया है, इ, इससे ज्यादा हो सकता था बट इतना किया नहीं है। तो वो चीजें होती है। एक होता है कि ठीक है इतना किया है, इससे और बेहतर हो सकती है, इससे और मेहनत कर लो। हम्म। तो तरीके बहुत सारे। तो ऐसे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में अब यही चीज होती है कि ठीक है, हमारा मैनेजर का काफी उसमें बड़ा रोल होता है कि ठीक है लड़का सीख रहा है, अच्छा कर रहा है, तो उसमें और भी ग्रो कर सकता है, तो उसको और ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी देना, उसको सिखाना और उससे आउटपुट लेना, ये सारी चीजें होती हैं। तो मैं अभी तो फिलहाल लकी हूँ कि मैं जेनपेक जैसे कंपनी में हूँ, और इसमें जो एनवायरनमेंट है वो काफी अच्छा है, काफी हेल्दी एनवायरनमेंट है। काफी सारा वर्कलोड रहता है, तो सारे मिलके साथ में काम कर लिए, और कहीं जरूरत पड़ी तो एक आध घंटे जो है हमने एक्सटेंड भी किया जरूरत के हिसाब से, कि हाँ आज काम ज्यादा है तो थोड़ा एक्सटेंड करके काम कर लेता है ताकि काम कंप्लीट हो जाए। जब थोड़ा लीन पीरियड होता है, थोड़ा काम कम होता है, तो और भी चीजें होती हैं लर्निंग की, उस पर फोकस करते हैं कि ये चीजें सीखनी है, ये चीजें सीखनी है। तो काफी कुछ चीजें हैं। और एनवायरनमेंट का डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ता है कि आप किस आपके साथ के लोग आपके साथ बिहेव कैसे करते हैं। तो आपके साथ आपके लोग, आपको जानने वाले, आपके कलीग्स, आपके, ये सारा डिपेंड करता है कि आप उनके साथ कैसा बिहेव करते हो। हम्म। और जैसे आप करेंगे वैसे ही लोग करेंगे। जैसे ही आप बिहेव सबके साथ करते हो, आपके साथ भी वैसे ही बिहेव किया जाएगा। तो अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, बिजनेस एनालिस्ट, बहुत से लोग कोट करते हैं कि अ, अगर आप डेटा साइंस में जाना चाहते हैं तो बिजनेस एनालिस्ट भी एक डेटा साइंस की ही जॉब है, डेटा साइंस फील्ड की ही जॉब है। तो क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? डेफिनेटली डेटा साइंस तो अपने आप में ही एक ब्रॉड फील्ड है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। उसमें आता है डेवलपर भी आता है, बिजनेस एनालिस्ट भी आता है, डेटा एनालिस्ट भी आता है, और डेटा इंजीनियर भी आता है। सबके अपने अपने रोल्स होते हैं, सबके अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपको डेटा के साथ कैसा प्ले करना है। डेटा एनालिस्ट उस डेटा को एनालिसिस करेगा, उसके लिए अलग एनालिसिस के लिए अलग अलग टूल्स होते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, उन सबको जो है एनालिसिस करके वो देता है। बिजनेस एनालिस्ट का जो है होता है कि बिजनेस को ग्रो करना है, उसके साथ साथ में उसको रिपोर्ट भी तैयार करनी है, डैशबोर्ड भी तैयार करना है, बहुत सारी चीजें होती है उसमें करने को। तो क्लाइंट के साथ कैसे डील करना है, नया वर्क कैसे लाना है, और जो एग्जिस्टिंग वर्क चल रहा है उसको एक वर्क फ्लो उसका कैसे बना के रखना है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें जो आपने अभी बोली, ये इतनी सारी चीज़ें ये एक बिजनेस एनालिस्ट को भी करनी पड़ती है, क्लाइंट से भी मीटिंग करनी पड़ती है आपको? हाँ, क्लाइंट के साथ भी कई बार हमारी मीटिंग्स होती हैं, क्लाइंट का भी अपनी रिक्वायरमेंट के होती हैं कि हाँ उनको इस तरीके का काम चाहिए, हम जैसा उनको काम चाहिए उस तरीके से हमें काम करके देना है। अच्छा, आपका कोई सजेशन फ्रेशर्स के लिए जो जिन्होंने कभी इस चीज़ को नहीं जाना है कि कैसे हम बिजनेस एनालिसिस में काम कर सकते हैं या जॉब कैसे मिलेगी, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली मैं ये कहना चाहूंगा उन लोगों के लिए कि अपने आप पे थोड़ा, एक तो पहला आता है कि किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी या किसी भी कंपनी में जाने के लिए आपका सबसे पहला काम होता है, आप के पास स्किल सेट क्या है। आप पहले अपने आप स्किल सेट पे वर्क करिए। स्किल सेट हो गया, आपकी डिग्री हो गई, आपकी प्रोग्रामिंग स्किल हो गई, आपका सॉफ्ट स्किल्स हो गया। उसके साथ आता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, आपका प्रेजेंटेशन स्किल कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है। ये सब सारी चीजें मैटर करती हैं। और सबसे ज्यादा मैटर करता है कि ठीक है अपॉर्चुनिटी मिल गई, किसी कंपनी में ज्वाइन कर लिया, उसमें सबसे ज्यादा जो मैटर करता है कि अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद आप उसमें कितना ग्रो मेहनत करते हो ग्रो करने के लिए। तो किसी अपॉर्चुनिटी का मिलना और अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद उसको बनाए रखना और उसके सेट ऑफ स्टैंडर्ड पे मेहनत करना, वो अलग चीज है। लोग यहाँ पे थोड़ी सी गलतियां कर जाते हैं कि अपॉर्चुनिटी में मिलने तक तो मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत मेहनत करते हैं, बट जब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तब थोड़े ढीले हो जाते हैं, तब वो चीजें नहीं होती है। और फिर यही होता है कि फिर बहुत सारी सिनेरियोज हो जाते हैं कि सीनियर डांट रहा है, मैनेजर डांट रहा है, वो ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं ऐसा हो रहा है। तो ये चीज होती है कि आप अपॉर्चुनिटी पाने के लिए जितना मेहनत कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी उससे कहीं ज्यादा एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा बढ़ के आपको काम करना पड़ता है। मतलब और पूरी जॉब मिलना ज़्यादा आसान है
जॉब करने के मुकाबले बिजनेस एनालिसिस में। बिल्कुल। ओके विशाल, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और आपसे बात करते रहेंगे हम, ज़रूर कनेक्शन बना रहेगा। अगर आप भी बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो विशाल की बातों पर गौर कीजिए और अपने आप को ग्रो कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।